जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपको 2021 में जो आपको बिहार बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी कंपनी का जो है आपको सबसे पहले एक जो है आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको ले लेना है, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन बैंक में जाकर आप क्या करेंगे कि 2021 के जो आपको क्वेश्चन है उससे क्या करेंगे कि यहाँ जो सोल्यूशन हो रहा है उसका आप लोग मिलान कर लेंगे। और यह 2021 के जो आपको सोल्यूशन है उसका यह आपको पहला क्लास है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो है वो आपको किस वर्ष हुआ था। देखिए, कह रहा है दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1990, क्योंकि 3 अक्टूबर 1990 को क्या हुआ था कि आपको शीत युद्ध काल में जर्मनी का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। मतलब कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जो है वो आपको क्या हो गया था कि आपको एक हो गया था। तो इस चीज को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर है कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को जो है अलग करने के लिए एक दीवार बना था, उस दीवार का नाम है आपको बर्लिन का दीवार। तो यहाँ से प्रश्न आएगा बर्लिन का दीवार कब बना था, तो ये आपको 1961 में। और बर्लिन के दीवार को जो तोड़ा गया था वो आपको 1989 में। अब तब जाकर क्या हुआ था कि 3 अक्टूबर 1990 को जो है वो आपको जर्मनी का क्या हुआ था कि आपको एकीकरण हुआ था। तो यहाँ से इस बात को आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बर्लिन का दीवार कब बना था, तो आप कहोगे 1961 में। और इस दीवार को तोड़ा कब जाता है, 1989 में, ठीक है ना। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, दो में और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको त्रिवेली थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो थे वो आपको कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो आपको एशियाई महासचिव थे वो आपको यूठांड थे। कौन थे, यूठांड थे, जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपके एग्जाम में कि बताइए कि वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो आपको कौन है, क्योंकि महासचिव जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है साथियों उसका नाम है एंटोनियो गुतेरस, जो कि आपको पुर्तगाल के हैं। तो इन सब चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो दो का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए, 3 में कि तस्कन समझौता कब हुआ था। साथियों, तस्कन समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तस्कन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कि तस्कन समझौता जो है वो आपको भारत और क्या है कि आपको पाकिस्तान के बीच में जो होता है वो आपको कब होता है, तो डेट भी याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को। और ये जो तस्कन समझौता होता है उस समय के जो आपको सोवियत संघ होता है उसका एक जगह होता है ताशकंद, वहीं पर होता है। वर्तमान में यह जगह जो है साथियों वो आपको कहाँ पड़ता है जानते हैं, तो यह आपको उज्बेकिस्तान में, क्योंकि यह उज्बेकिस्तान की क्या है कि आपको राजधानी है। फिर आइए अब हम यहाँ से देखते हैं अगले चीज को। देखिए अब है कि ताशकंद समझौता पर भारत को से हस्ताक्षर करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वे थे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था वह आपको अयूब था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या कहोगे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिए थे। और 1965 के भारत पाक युद्ध का जो अंत होता है ना इसी ताशकंद समझौता के दौरान जो है वो आपको होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और इसी ताशकंद समझौता करने के दौरान क्या होते हैं कि आपको 11 जनवरी 1966 को संदेहास्पद स्थिति में क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो होती है वो आपको मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो यह कहा गया था आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस, जो कि 1967 में आपको निर्णय आया था। उसी में कहा गया था कि संसद जो है हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करके जो है कटौती नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। और इसमें पूछेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस,
इसमें क्या हुआ था कि संविधान के जो मूल ढांचे हैं साथियों, उसी को क्या किया गया था कि आपको निर्धारित किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो साथियों, संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था ना, वह आपको 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? साथियों 1951, जो कि आपके ऑप्शन में ही दिया गया है। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में। फिर है आपको क्या कहते हैं कि 26वां संविधान संशोधन, यह भी जो आपको हुआ था कब जानते हैं? वो आपको 1971 में। उसके बाद 1978 में 44वां क्या हुआ था कि आपको संविधान संशोधन हुआ था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो आपको क्या होगा? बी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसमें फिर और भी संशोधन अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपको 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, और इसी के द्वारा वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है उसको घटाकर क्या किया गया था जानते हैं कि आपको 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो 5 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। छठा क्या कह रहा है? कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो साथियों, देश की रक्षा करना जो है ना, वो आपको मौलिक कर्तव्य में आता है। इसमें आता है मौलिक कर्तव्य में। तो देखिए, तो ये जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, ये आपको किस देश से प्रेरित है? तो तत्कालीन कहेंगे आपको सोवियत संघ, वर्तमान का जो रूस है वहीं से मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जो है आपको प्रेरित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व साथियों, ये आपको आयरलैंड से जो है भारतीय संविधान में प्रेरित है, इसको याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है वो आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है, और जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताएंगे। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। फिर यहाँ से एक प्रश्न है कि बताइए कि मौलिक कर्तव्य का जो आपको उल्लेख है वो आपको संविधान के किस भाग में? तो देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है इसका जो उल्लेख है ना, वो आपको संविधान के भाग जो आपको 4 का है उसी में इसका क्या है कि आपको उल्लेख है। फिर है राज्य की नीति निर्देशक, इसका जो उल्लेख है साथियों वो आपको भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो आपको भाग 3 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 7वां प्रश्न में। क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि चुनाव यानी कि चुनाव अंक यानी कि कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत जो है वो आपको की जाती है? तो साथियों, यह जो की जाती है ना, वो आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। तो ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये आपको भारत के चुनाव में कहाँ अपनाए जाते हैं? जैसे आपको राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसमें आपको क्या होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होता है उसको अपनाया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आपको 7, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को क्या करेंगे कि आपको देखते हैं। आइए, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, आप लोग अपना फीडबैक जो है थोड़ा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है। जब तक नहीं बताओगे, जब तक क्या आगे पढ़ाने में फिर मजा नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपकी समस्या से हम रूबरू नहीं होंगे जब तक पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे माना गया है? तो देखिए, कैबिनेट के मेहराब की जो आधारशिला है वो आपको प्रधानमंत्री को क्या है कि आपको माना गया है। मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिए। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना, ये अपने मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में क्या होते हैं कि आपको तरीका काम करते हैं। इसीलिए कैबिनेट का मेहराब जो किसे कहा जाता है? तो आपको प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए जिसे जान लीजिए। अभी जो है आपको भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि अभी जो भारत के राष्ट्रपति है वो आपको द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस बात को याद रखिएगा। और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो है आपको देश के पहले आदिवासी क्या है कि आपको राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति। इस बात को याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जो है अभी आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और अभी हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो बिहार के जो भी राज्यपाल है उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आप बिहार बोर्ड की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार के जो भी राज्यपाल है वो आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो साथियों, इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आप 8 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। देखिए, ज्यादा लॉन्ग जो है नहीं बता रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो को देखते ही नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। राज्यों के शासक में, ठीक है ना, यानी कि राज्यों के शासन हो गए यहाँ साथियों, ठीक है ना। राज्यों के शासन में किसे केंद्र का जो है अभिकर्ता जो है कहा जाता है? तो साथियों, राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता जो है
तो आपको राज्यपाल को कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और ये डायरेक्ट अपना जो क्या होता है रिपोर्ट जो सौंपते हैं, ठीक है ना, अपना जो भी कार्य होते हैं उस राज्य से संबंधित उसके बारे में जो जानकारी देते हैं राज्यपाल को, सॉरी राष्ट्रपति को, कौन, तो आपको राज्यपाल। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस प्रकार से आपको केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, राज्य में जो होते हैं वो आपको मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 10 में चलते हैं। क्या कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो साथियों राज्यसभा की आपको जो सदस्यता है इसके लिए कम से कम जो है आपको व्यक्ति को 30 वर्ष का होना क्या है कि आपको जरूरी है। वहीं आपको लोकसभा की सदस्यता के लिए तो वह आपको 25 वर्ष क्या है, 25 वर्ष याद रखिएगा कि लोकसभा की सदस्यता के लिए कितना, 25 वर्ष है, ठीक है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो आपको कितना है, तो आपको 35 वर्ष है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल, ये सब बनने के लिए ठीक है ना कम से कम जो न्यूनतम आयु चाहिए वो आपको कितना चाहिए, तो वो है आपको कितना जानते हैं, 35 वर्ष। क्या है, 35 वर्ष। जबकि आपको क्या है विधान परिषद का सदस्य, इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष तक। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कि विकेंद्रीकरण किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो देखिए साथियों विकेंद्रीकरण जो है संघीय शासन व्यवस्था की क्या है कि आपको विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। क्योंकि आपको बताए थे कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में साथियों शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे भारतीय संविधान में ही देख लीजिए, ठीक है ना, कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो आपको संघ सूची, राज्य सूची और आपको समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको दोहरी सरकार हो, क्या हो, सरकार हो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों का क्या हो कि आपको विभाजन हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि आपको शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। जैसे देखिए यह केंद्र सरकार है और इस केंद्र सरकार के नीचे जो है क्या है कि आपको कई सारी जो है साथियों वो आपको प्रांतीय सरकार है। कौन सी सरकार है, प्रांतीय सरकार है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार। क्या कहते हैं, राज्य सरकार है। और ये जो देख रहे हैं प्रांतीय सरकार है और इधर के जो देख रहे हैं आप केंद्र सरकार, ठीक है ना, यह दोनों जो होता है एक दूसरे के साथ अस्तित्व में जो होते हैं बंधे रहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही क्या होते हैं कि आपको चलते हैं, ठीक है ना। तो संघीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि आपको दोहरी स्तर की सरकार होती है और उस सरकार के बीच में क्या होता है कि आपको शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है कि आपको अच्छे से समझना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 में। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं जो है यानी कि कानून बना सकती है, तो वह है साथियों समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची। यानी कहने का मतलब हुआ कि समवर्ती सूची के विषयों पर जो होते हैं वो आपको केंद्र और राज्य दोनों जो होते हैं वो आपको कानून जो है बना सकते हैं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको सी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य दोनों क्या होगा कि आपको मिलकर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डचेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो साथियों सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना वो आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो डचेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। और इस सार्क का गठन कब होता है, तो ये आपको 1985 में। और सार्क में सदस्य देश पूछेंगे तो वो आपको कितने जानते हैं, तो सार्क में जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 8 है। और सार्क का सम्मेलन जो है अब तक आपको कहा नहीं हुआ है, तो आपको अफगानिस्तान में नहीं हुआ। तो सार्क के सदस्य देश 8 कौन कौन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इसके लिए ठीक आप याद रखिएगा कि श्री क्या कहेंगे, श्री भाभू ने क्या कहेंगे, श्री भाभू ने क्या किया जानते हैं कि आपको बाप का माल, किसका माल, बाप का माल जो है वो किसको दे दिया जानते हैं, आपको अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया, अफगानिस्तान को क्या जानते हैं दिया। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि श्री भाभू ने क्या किया, तो कहेंगे कि बाप का माल जो है वो आपको अफगानिस्तान को दिया। तो देखिए सी से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है ना।
भारत से जो हो जाएगा वो आपको भारत, रूस से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको भूटान। उसके बाद न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल, क्या हो जाएगा, नेपाल, ठीक है ना। उसके बाद बाद से जो हो जाएगा वो आपको बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है ना। फर्स्ट से जो होगा साथियों वो आपको पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। उसके बाद है तो ये आपको साइलेंट बनाएंगे, माल से हो जाएगा मालदीव। इस प्रकार से देख लीजिए इस सार्क में जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो आपको 8 है, और इन 8 देशों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो पहला सम्मेलन होता है 1985 में, वो आपको कहाँ होता है, बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों इसका सही आंसर है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 14 में। क्या करा है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो साथियों नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम जो है 5 लाख से अधिक जनसंख्या जो है वो आपको क्या है, क्या आपको आवश्यक है। तो ये जो आप 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, देखिए किसके माध्यम से कर रहा है, यह देखिएगा पंजीकरण के क्या है माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। तो साथियों पंजीकरण के माध्यम से तो 5 वर्ष, क्या कहेंगे, 5 वर्ष। देखिए देखिएगा कि पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहिएगा तो आपको 5 वर्ष। देशीकरण के द्वारा देखिए क्या है कि देशीकरण के द्वारा अगर आप चाहते हैं तो आपको कितना वर्ष, तो 10 वर्ष, क्या है 10 वर्ष। तो दोनों को याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, पंजीकरण के माध्यम से कहेगा तो आपको 5 वर्ष, देशीकरण के माध्यम से कहेगा तो आपको 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो साथियों हमारी जो नियोजन व्यवस्था है ना वो आपको लोकतांत्रिक विचारधारा पर क्या है, क्या आपको आधारित है, मतलब कि लोकतांत्रिक समाजवाद पे आधारित है। और हमारे भारत में ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है साथियों ये आपको कहां से लिया गया है, तो देखिए तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो विचार है हमारे भारत में वो आपको इंग्लैंड के जो फेबियन समाजवाद है उससे क्या है कि आपको प्रेरित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो साथियों 5वें पंचवर्षीय योजना में क्या है कि आपको गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, वो आपको 1951 में। देखिए और आपके जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है ये आपको जुलाई 2023 में, ठीक है ना, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था डेट के साथ कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1 अप्रैल 1951। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो अंत होता है पहली पंचवर्षीय योजना का वो 31 मार्च 1956 को, मतलब 5 साल की योजना होती है। और हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, सोवियत संघ से। तो साथियों इसी चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है कि भारत में जो है आपको पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है कहां से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा, सोवियत संघ से, ठीक है ना, मतलब यूएसएसआर से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है जिसमें से समय से पहले एक पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था, वो था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 में तो शुरू होती है, लेकिन 1978 में इसको क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 17 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 18 में किस संविधान के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो साथियों नगर निकायों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो आपको यानी कि 74वें संशोधन के द्वारा। और यह 74वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में। लेकिन यह जो लागू होता है साथियों 1 जून, ठीक है ना, 1993 को। और इसी क्या है कि आपको संविधान संशोधन के द्वारा नगर की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो होता है वो आपको क्या क्या दिया जाता है, क्या आपको दिया जाता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो आपको 18 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 19 में। पहला कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। कब किए थे, तो आप याद रखिएगा 1942 में। कितना में, 1942 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ पंडित नेहरू याद रखिएगा कि पंडित नेहरू जो है आराम हराम है का नारा दिए थे। काशीराम जी जो है वो आपको 1900 कितना में, तो आपको यानी कि 84 में बहुजन समाज पार्टी के क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और अभी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है वो आपको मायावती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 20 में कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो साथियों
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम जो है वो आपको द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आपको देश के पहले क्या कहेंगे जानते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति। क्या कहेंगे, देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति। इसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा, क्या कहेंगे, दूसरी महिला राष्ट्रपति। यहाँ से पूछा जाएगा पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वह थी आपको प्रतिभा देवी सी पाटिल। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 20 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 21 में। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, भारत चीन युद्ध जो है वो आपको 1962 में हुआ था। यानी कि चाइना जो है पश्चिम समझौता का उल्लंघन करके भारत पर जो अटैक किया था ना, वो आपको कब जानते हैं, 1962 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 1971 में हमारा जो युद्ध हुआ था आपको पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। 1972 में सिला समझौता हुआ था, ठीक है ना। इस सभी चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 22 में, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो देखिए, भारतीय विदेश नीति का आधार है जो है साथियों, विश्व शांति, शांति शास्त्री, उपनशील, इनमें से क्या है, क्या आपको सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जो भारतीय विदेश नीति है, इसके जो शिल्पकार थे वो कौन थे? तो साथियों, भारतीय विदेश नीति के जो शिल्पकार थे ना, वे आपको पंडित नेहरू थे। और भारत की विदेश नीति है क्या? तो साथियों, भारत की जो विदेश नीति है वो आपको गुटनिरपेक्ष है। क्या है? गुटनिरपेक्ष है। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि भारत की विदेश नीति क्या है, हम क्या कहेंगे, वो आपको गुटनिरपेक्ष है। और इस गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के जनक कौन थे? तो क्या कहेंगे, पंडित नेहरू। तक जो देख रहे प्रश्न, इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। और इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है? क्या है, कौन से तत्व है? देखिए कह रहा शक्ति संतुलन, गठबंधन की रणनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मतलब कि परंपरागत, मतलब कहने का जो सदियों से चली आ रही सुरक्षा नीति है, उसमें क्या शक्ति संतुलन को ध्यान में रखा जाता है, गठबंधन की रणनीति होती है, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत भी क्या होते हैं, क्या आपको होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। देख लीजिएगा 24 में, किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या हो? साम्राज्यवाद का नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह कहते हैं। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि ये अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को क्या कर लेते हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो 24 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 25 में, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो यह है आपको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। क्या है? 22 के अंतर्गत, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक अनुच्छेद है आपको 22, जिसमें क्या है कि बंदी व्यक्तियों को जो है आपको संवैधानिक अधिकार दिए गए, मतलब कि वो अपने लिए वकील लग सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि आपको मतलब किसी व्यक्ति को जो है वो आपको 24 घंटे से क्या है कि आपको मतलब कि गिरफ्तार करने के बाद उससे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना हो। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब कि जो बंदी व्यक्तियों के संदर्भ में जो है वो आपको कहा गया है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। 23 में जो है वो क्या है, वह आपको यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके संदर्भ में चर्चा किया गया है, ठीक है ना। और ये जो अनुच्छेद 38 है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 33 जो है तो आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। तो साथियों, आज की सेशन को यहीं पे रहने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि आपको 25-25 का सेट जो है वो हम आपको लेकर आते रहेंगे। और 2021 के जो आपको क्लास होगी वो आपको क्वेश्चन बैंक के आपको 4 क्लास होंगे, ठीक है ना। तो आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो आज के सेशन को रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू।